एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, एंड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं या फिर प्रधानमंत्री के रोल्स, पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। ये सारी ही बातें हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ क्विक लुक कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, टेन्योर क्या होता है, क्या पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखेंगे कि उनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किस तरीके का रोल होता है, मतलब पार्लियामेंट में वो किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट डील्स विद द आइडिया ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट करते हैं या फिर रिलेट करते हैं, जो कि आर्टिकल 74, 75 एंड 78 मेजरली हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी ही बातें हम आज अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे ही पॉइंट्स को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इंट्रोडक्शन के साथ। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसके अगर कोई इंसान हेड होंगे, कोई भी उनकी सुप्रीम पर्सनालिटी होगी, यानी कि बोलना चाहिए हेड यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जो कि गवर्नमेंट को रन करेगा, गवर्नमेंट के सारे कामों को, फंक्शंस को डील करने वाला है, वो इंसान होता है प्राइम मिनिस्टर। और एग्जीक्यूटिव जितने भी होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर की। क्योंकि जो पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं या फिर नए नए चेंजेस होते हैं उन सभी को इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम, एग्जीक्यूट कराने का जो काम होता है वो मेजरली प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड भी हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ही देखने को मिलते हैं। He is often referred as the chief advisor to the president and the leader of council of ministers। अब देखिए जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस को सुन के, उनकी ही बातों को ध्यान में रख के अपने फैसले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसीलिए इन्हें कई बार चीफ एडवाइज़र भी बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर का, कि भाई इनकी ही बात प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा सुनते हैं, इनकी बातों को ध्यान में रख के, इनकी एडवाइस को ही ध्यान में रख के जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, अब एक सवाल ये उठता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है हमारे इंडिया में तो अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करता है पूरे देश की गवर्नमेंट को रन करने के लिए। क्योंकि जो इंडिया है काफ़ी वास्ट नेशन है, काफ़ी बहुत बड़ी टेरिटरी है, तो यहाँ पर जो गवर्नेंस होगा उसका भी काम काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उस काम को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है और उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इन सभी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, अलग अलग पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर दिया जाता है कि सर आप सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करना है, अपने अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आगे चल के फंक्शंस करने हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये इंसान जो है प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, ये पर्सनालिटी जो है भविष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब मैं बात करूँ कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये आखिर कौन ऐसा इंसान होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यूजुअली हमें आज तक ऐसा देखने को मिला है और ऐसा होता भी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में होती है उस पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड होते हैं, जो हेड नेता होंगे, हेड पॉलिटिशियन होंगे, वही आगे चल के बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली क्या होता है देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन प्रोसेस काफ़ी शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम जो वोटिंग करने चाहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं होती। ये एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि बहुत लोगों में देखने को मिलता है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे हम अपने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जी नहीं,
हम उस इलेक्शन से अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बल्कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। देन जब हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से जीत के लोकसभा में गए, कुछ आम आदमी पार्टी से, कुछ बीजेपी से, इस तरीके से बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के अब लोकसभा का फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब जब लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ तो ये पाया गया कि लोकसभा में मेजॉरिटी जो है वो पार्टी किसी, मान लीजिए बीजेपी की मेजॉरिटी हमें लोकसभा में देखने को मिलती है। तो अब वहाँ पे चुनाव होगा प्राइम मिनिस्टर का कि भाई अब हमने लोकसभा तो बना ली, लोकसभा में हमने बहुत सारे मेंबर्स तो ऐड कर लिए, कुछ कांग्रेस से आते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी से, कुछ बीजेपी से, कुछ किसी और पार्टी से, तो लोकसभा का फॉर्मेशन तो हो चुका है। लेकिन अब एक इंसान ऐसा भी तो होना चाहिए जो कि लोकसभा का हेड हो, जो कि गवर्नमेंट का हेड हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड हो। अब वहाँ पे होगा इलेक्शन। अब ये सारे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं मिलके करेंगे वोटिंग, एंड उस वोटिंग में चुना जाएगा कि कौन इंसान बनने वाला है यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। अब जो मेजॉरिटी होगी जिस पार्टी के पास, ऑफ कोर्स उस पार्टी का नेता ही क्या बनेगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब जब वोटिंग होगी, मान लीजिए वोटिंग के टाइम पे कुछ कैंडिडेट्स निकल के आए हैं, जिसमें से कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब जब उनके लिए वोटिंग की जाएगी तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब मेजॉरिटी हमें बीजेपी के देखने को मिली है तो सबसे ज़्यादा वोट्स वहाँ किसके पास जाएंगे, ऑफ कोर्स वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वोट्स जो होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएंगे, प्रधानमंत्री हमारे देश के इलेक्ट हो जाएंगे। अब जहाँ यहाँ पे उनका इलेक्शन हो चुका है, जब यहाँ पे डिसाइड हो गया है वोटिंग के द्वारा कि हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। तो अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो इनके ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो होगा वो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट कराया जाएगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा इलेक्शन प्रोसेस था प्रधानमंत्री का, जो कि मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। हालांकि इस चीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस कंसेप्ट में, इलेक्शन प्रोसेस में हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं। बट फॉर नाउ चूँकि हम लोग काफ़ी शॉर्ट में अपनी सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, सारे वीडियोज़ में हम काफ़ी एक क्विक रिविजन की तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, शॉर्ट में चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी आपके लिए इतना जानना सफिशिएंट था। बट if you want to learn all the things in details, so you should visit the website of Brainipedia Skills, जहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी के डिटेल्ड कोर्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वहाँ पे इंडियन पॉलिटी के डिटेल्ड नोट्स भी मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं टेन्योर की। अब अगर हम बात करें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, उनका टेन्योर यानी कि वो कितने साल तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। No fixed term remains in office as long as they have the confidence of the लोकसभा। इनका कोई फिक्स टर्म या फिर टेन्योर नहीं होता। जब तक इनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होगी, जब तक इनकी पार्टी की मेजॉरिटी हमें लोकसभा में देखने को मिलेगी, मैक्सिमम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे लोकसभा में, मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो होंगे स्पेशली, वो इन्हें सपोर्ट करेंगे, इनके फेवर में वर्क करेंगे, तब तक ये प्रधानमंत्री बन के रह सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि हर 5 साल में तो इलेक्शंस होते हैं, तो वो जो री इलेक्शंस होते हैं वो प्रधानमंत्री के नहीं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं। अब वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आपस में मिलके वोटिंग करके डिसाइड करते हैं कि भाई आगे जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्हें हमें प्रधानमंत्री बनाए रखना है या फिर नहीं। अगर 5 साल, मान लीजिए आज जो है प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं, जब आने वाले 5 वर्षों के बाद दोबारा से इलेक्शंस होंगे एंड उस इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ जो एमपी होंगे या फिर मेंबर्स ऑफ लोकसभा होंगे वो फिर से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आने वाले और अगले 5 सालों के लिए हमारे प्रधानमंत्री बने रहें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फिर से अपनी पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि अभी 5 साल के लिए वो हमारे पीएम बन चुके हैं तो वो फिर से दोबारा भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जी नहीं, ऐसी कोई बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। अगर आप चाहें तो दोबारा से भी इलेक्ट हो सकते हैं, दोबारा से री इलेक्ट होके आप पीएम जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन है कि जो लोकसभा है उसमें आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर लोकसभा में आपके पास मेजॉरिटी है तो आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। अब ये तो हमने बात करी किस तरीके से इलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगा,
क्या इंट्रोडक्शन बेसिक होता है प्राइम मिनिस्टर का, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो कि हमारे प्रधानमंत्री के कंधों पर होती हैं। पहला तो होता है एग्जीक्यूटिव पावर, देन लेजिस्लेटिव पावर, और फिर कुछ अदर रोल्स भी इनके देखने को मिलते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव पावर की बात करूंगी। भाई एग्जीक्यूटिव पावर्स किस तरीके की होती है? अब ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है वो पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी या फिर वो एंटिटी जो कि सर पहले लेजिस्लेटिव से समझो। लेजिस्लेटिव बेसिकली वो गवर्निंग बॉडी होती है या फिर वो एंटिटी होती है जो कि लॉ फ्रेमिंग करती है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है कि हाँ भाई हम इंडिया में इस तरीके की पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, इस तरीके से बदलाव करेंगे, इस तरीके की नई नीतियाँ लेकर आएंगे, इस तरीके से इंडिया में नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएंगे। अब जब इन्होंने ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन इंडिया में कर दिया, तो कोई एंटिटी ऐसी भी तो हो जो इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कराए, इन चीज़ों का प्रॉफिट दिलाए। मान लीजिए सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए कोई एक स्कीम है वो लॉन्च की जा रही है जिसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, कुछ कम दामों में अनाज मिलने वाला है या कम दामों में उन्हें पेट्रोल मिलने वाला है। इस तरीके की कुछ नीतियाँ लाई गई हैं। तो अब वो जो नीतियाँ हैं, वो जो पॉलिसीज़ हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी तो सही तरीके से होना चाहिए ना। उसका जो फ़ायदा है उस स्कीम का वो भी तो सारे सिटीजन्स को बराबर पे मिलना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा उस स्कीम का, उस पॉलिसी का। तो एक बॉडी होगी जो कि इस स्कीम का फॉर्मेशन करेगी, जो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका फॉर्मेशन करेगी, और वहीं जो दूसरी बॉडी होगी वो उस चीज़ों को एग्जीक्यूट कराएगी, यानी कि इम्प्लीमेंट कराएगी, पूरे देशवासियों तक उस स्कीम को, उस रूल या रेगुलेशन को पहुंचाएगी। तो जो बॉडी यहाँ पे फॉर्मेशन करेगी, मतलब डिसाइड करेगी कि किस तरीके की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, स्कीम होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, वो होगी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी। उसके बाद जो बॉडी उस पूरे रूल्स रेगुलेशंस या फिर पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को पूरे देशवासियों तक पहुंचाएगी, प्रोपोगेट करेगी, एग्जीक्यूट कराएगी, इम्प्लीमेंट कराएगी, वो बॉडी हमारी होगी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो अब जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी हिस्सा होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं चलिए देखते हैं। अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ही कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग, कोई हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गए, इस तरीके के अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन पर्टिकुलर फील्ड में वो मिनिस्टर्स वर्क करते हैं एंड देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होते हैं ये उन सभी मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, उन सभी पोर्टफोलियोज़ के हेड होते हैं। ये इन सारी ही बातों का ध्यान रखते हैं कि भाई जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें सही तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं, इन सारी ही बातों का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। अब जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, इंडिया में भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर कोई हेड होते हैं इंडिया के अंदर तो वही हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और कभी इंटरनेशनली अगर ज़रूरत पड़े, किसी देश के दौरे पे जाना है, किसी इंटरनेशनल मीटिंग में जाना है, या फिर किसी देश के साथ, किसी देश में, किसी दूसरे देश में कोई इवेंट हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारे देश की जो गवर्नमेंट होगी उसे रिप्रेजेंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो कि प्राइम मिनिस्टर होंगे वो देश में भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और देश के बाहर इंटरनेशनली भी दूसरे देशों के सामने भी हमारे देश की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी देश की गवर्नमेंट के जो प्रस्ताव होते हैं, जो बातें होती हैं, वो विश्व के सामने हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। अब हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स तो देख ली किस तरीके से वर्क करती हैं, देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स में ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग और डिसॉल्विंग द लोकसभा। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को बोल सकते हैं, बातें रख सकते हैं उनके सामने कि सर आप क्या करो, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, या फिर अब समय आ गया है कि आप जो है जॉइंट मीटिंग है उसे बुला लीजिए और जो हमारा लोकसभा है या फिर जॉइंट मीटिंग है या फिर लोकसभा में आप समन करो, लोकसभा के लोगों के सामने आप जाके बातें रखो, आप लोगों को समझाओ इस तरीके का मिसबिहेवियर हो रहा है, लोकसभा सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, लोकसभा में काफ़ी डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या करो, या तो आप लोकसभा डिसॉल्व कर दो यानी कि भंग कर दो। तो ये जो आइडिया होते हैं ना, ये जो एडवाइस होती है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए या फिर समन कीजिए,
ये एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देते हैं। अब ही प्लेज अ की रोल इन लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब जो लॉ मेकिंग होती है और जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, जो लॉ बनाए जाते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन होता है, वो सारी ही बातें जो होती हैं प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में होती हैं। उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सारी ही चीज़ों में। भले कोई नई पॉलिसी का फॉर्मेशन हो रहा हो, कोई नया बिल इंट्रोड्यूस कराया जा रहा हो, इन सभी चीज़ों में हमें प्रधानमंत्री का काफ़ी क्रूशियल रोल देखने को मिलता है। अदर रोल्स क्या होते हैं? ही इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी एंड स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट। अब हमारे देश में जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई बात करने वाला इंसान होता है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई इंसान रिप्रेजेंट करता होता है, तो वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर। ही चेयर्स द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एंड डिटरमाइंस इट्स एजेंडा। अब जो कैबिनेट होते हैं उसकी पूरी ही मीटिंग को कौन हैंडल करेगा, कौन जो है चेयर करेगा, मैनेज करेगा, वो होने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री। एंड प्रधानमंत्री हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें ये बातें बताते हैं कि आपका क्या एजेंडा है, आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके के फंक्शंस को आपको भविष्य में परफॉर्म करना है। ये सारी ही बातें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताते हैं। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। Yes, let's continue. So we were discussing about the other rules. हाँ, तो हमने बात की थी कि किस तरीके से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारी गवर्निंग पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी के हेड पर्सन होते हैं और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हमारे प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है, किस तरीके के फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक का काम करते हैं, एक तरीके के ब्रिज का काम करते हैं। जो प्रेसिडेंट होंगे उन तक सारी ही इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या डिपार्टमेंट है, किस तरीके से उनके फंक्शंस रहने वाले हैं, ये सारी ही बातों को प्रेसिडेंट तक प्राइम मिनिस्टर पहुँचाने वाले हैं कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इस डिपार्टमेंट में ये मिनिस्टर सर काम कर रहे हैं, दूसरा डिपार्टमेंट किसी और के पास है, कोई और डिपार्टमेंट किसी और के पास है, या फिर वो अपने डिपार्टमेंट में क्या पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसे फेस कर रहे हैं और उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सारी ही बातें या फिर और भी जो बातें होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, वो सारी ही बातें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के सामने यदि कोई रखते हैं तो वो है हमारे प्रधानमंत्री। और वहीं दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट की तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं या फिर कोई भी बातें हैं, दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति की बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। Then he guides the nation's governance and oversees the implementation of policies. अब जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, पूरे देश की गवर्नमेंट को, पूरे देश की गवर्नेंस को गाइड करते हैं, ध्यान देते हैं कि भाई हर राज्य में सही तरीके की गवर्नेंस हो रही है या नहीं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य हैं, जो फंक्शंस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो सही तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं या फिर नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है, कोई नई नीति निकालती है देशवासियों के हित में, तो उसका जो फ़ायदा है, जो लाभ है, वो सभी देशवासियों तक बराबर मिलता है या नहीं, सभी देशवासियों को उसका लाभ प्राप्त हो, ये सारी ही बातों का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये भी देखते हैं कि सारी ही पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो सही तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या नहीं। उनकी जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सारे फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर रही है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी तरीके की कोई सिचुएशन ऐसी तो नहीं निकल के आ रही जहाँ पे गवर्नमेंट के काम रुक रहे हों। इन सारी ही बातों का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। आगे बात करेंगे आर्टिकल 74 के बारे में। आर्टिकल 74 जो है ना, बात करता है कि हमारे देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन किया जाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होने वाले हैं जिसके जो हेड होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्यों? ताकि हम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हें एड कर सकें, उन्हें चीज़ों के बारे में बता सकें और उन्हें चीज़ों को लेके एडवाइस कर सकें, सुझाव दे सकें कि हमारे देश में किस तरीके की नीतियाँ होनी चाहिए, या फिर कोई भी उनके फंक्शंस हैं उस चीज़ को लेके उन्हें सुझाव देने के लिए हमने किसको अपॉइंट करा है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अब यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होने वाले हैं।
Apart from that, he specifies that the president shall act according to the advice tendered by the council. उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट जो है ना, इन्हें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री एडवाइस देंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें इनकी एडवाइस जो है वो माननी पड़ेगी। इनकी एडवाइस, इनकी जो सलाह होते हैं, जो सुझाव होते हैं, उन्हें सुन के, उन्हें ध्यान में रख के फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 75 की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होगा। प्राइम मिनिस्टर के जो अपॉइंटमेंट हैं और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन सभी का जो अपॉइंटमेंट रहने वाला है वो हमारे राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू लोकसभा की बात की गई है कि लोकसभा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फंक्शंस की लेके और भी चीज़ों को लेके वो किसकी होने वाली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में हमें क्वालिफिकेशंस किस तरीके की होंगी, इन सारी ही बातों के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। उनका टर्म एंड टेन्योर क्या होगा, अगर एक मिनिस्टर को आपने इलेक्ट किया है तो उसका कितने सालों का टर्म रहने वाला है, उनकी सैलरीज क्या होंगी, और वो मिनिस्टर बनने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा वगैरह चीज़ें बनने के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, एज क्राइटेरिया होता है, वो सारी ही बातें क्या होनी चाहिए, ये भी हमें देखने को मिल जाती हैं। देन हमने बात करेंगे आर्टिकल 78 के बारे में। आर्टिकल 78 जो है ना, प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है कि किस तरीके के ड्यूटीज़ जो हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके बीच के कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया गया कि किस तरीके से समय आने पे, ज़रूरत पड़ने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बताया जो हमारे प्रधानमंत्री हैं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं। Apart from that, it empowers the Prime Minister to furnish information and proposals as required by the President. अब यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके की भी प्रपोजल्स होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हमारे राष्ट्रपति को होती है, यदि राष्ट्रपति जो हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में कोई बात जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे प्रेसिडेंट को ये सारी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये सारी ही बातें बताएं। और अगर वो कोई और चीज़ जानना चाहते हैं, कोई और प्रपोजल जानना चाहते हैं कि भाई देश में, इस स्टेट में क्या चल रहा है, इस राज्य में क्या चल रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में गवर्नेंस सही हो रही है या नहीं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि हमारे राष्ट्रपति जानना चाहते हैं, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो उन्हें सारी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये तो सारी बातें हो गई आर्टिकल्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो हमने इस वीडियो के द्वारा गेन की, और मैं रियली उम्मीद करती हूँ कि ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कंसेप्ट था, पूरा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब हम किसी भी स्टेट पीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर के जो पूरा आइडिया होता है उसे हम काफ़ी डीप में डिस्कस करते हैं, काफ़ी डेप्थ में इस चीज़ का नॉलेज लेते हैं। तो अगर आपको ये सारी ही बातें एकदम डिटेल में डिस्कस करनी है विद डिटेल नोट्स, तो यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स। पर अभी के लिए हम एक बार फिर से अपनी पूरी क्लास को समरी वाइज रिवाइज करना चाहेंगे, पर उसके पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो कि सबसे ज़्यादा बार री इलेक्ट होकर दोबारा से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, मतलब हमारे देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई रियली वांट टू नो दैट फ्रॉम यू ऑल। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये बात पता है या नहीं कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी जो कि हमारे देश के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए रिवाइज करते हैं, आज हमने कौन सी बातें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री का इंट्रोडक्शन कि प्रधानमंत्री आखिर कौन होते हैं, ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होती है जिन्हें प्रधानमंत्री की तरह इलेक्ट किया जाता है। फिर हमने बात की उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, जहां हमने देखा कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फिर हमने इसके बाद देखा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, यूजुअली किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेजॉरिटी होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में, उसके ही हमें हेड देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिला है, और कोलिशन विद द मेजॉरिटी।
कोलिशन गवर्नमेंट भी एक तरीके का कंसेप्ट होता है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में या फिर राज्यसभा में ही क्यों ना, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में, स्पेशली लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में बात करूँगी मैं, मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे हम गठबंधन के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसी कंसेप्ट को हम कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उस कोलिशन गवर्नमेंट का भी कोई एक ही इंसान हेड होता है, चेयर करता है, जो कि उस पूरी गवर्नमेंट को रन करता है। तो जब उस कंडीशन में भी उस पूरी कोलिशन गवर्नमेंट का जो हेड होंगे उसे ही हम क्या चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री के तौर पे चुनने वाले हैं आगे चल के। फिर टेन्योर की बात की कि भाई इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, जब तक इनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे इनकी पावर्स की बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करी, जिसमें हमने इनकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस किया, किस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बातें हमने यहाँ पे देखी। फिर हमने इनके कुछ अदर रोल्स के बारे में बात की कि किस तरीके से ये हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है उसे इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली दूसरे देशों के सामने भी हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद हमने आगे चल के उनके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल 74, 75 और 78 है, इन सारी ही बातों को हमने आज डिस्कस किया। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे ही कंसेप्ट्स बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। प्राइम मिनिस्टर के क्या रोल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये समझ में आया होगा। मैं फिर से यहाँ दोहराना चाहूँगी कि ये ओवरऑल कंप्लीट आइडिया नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। यहाँ पे हमने एक क्विक रिविजन क्लास रखी जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, जो कि डिटेल टॉपिक्स हैं, डिटेल जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, बट वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट इट ऑन द वेबसाइट ऑफ Brainipedia Skills. So if you want to learn that, you should definitely visit the website of Brainipedia Skills. Till then, if you like the video, please do like, share and subscribe to our channel. And till then, stay happy and stay healthy. Thanks for watching.